डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक। आपके सामने एक पेशेंट जो रिकवर हुआ है एट द एज ऑफ 40। वो जब हमारे पास आए थे 2025 में मार्च में आए थे और जून में वो रिकवर हो चुके हैं। 28 मिलियन स्पर्म काउंट है। और जहां पर भी मैं बात कर रहा हूं ऐसे पेशेंट की जो नील स्पर्म काउंट से ग्रसित है, जहां पर स्पर्म काउंट नील आता है या जीरो मेंशन होता है, ये उन पेशेंट्स के लिए है ये जानकारी कि एक्चुअली में रिकवरी होती है। जहां पर अगर आपके पास एज़ोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में लिखा आ जाए तो भी। सो पहले जानिए, चेक कीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव राम यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश। मैं एज़ोस्पर्मिया से काफ़ी दिनों से परेशान था। उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा डॉक्टर हिमांशु का, तो डॉक्टर साहब से संपर्क किया, डॉक्टर कपिल से। तो ट्रीटमेंट के लिए बताए हमें अच्छी तरीके से जानकारी दिए। उसके बाद मैं जानकारी लेके मेडिसिन मंगाया और जैसे जैसे वो डॉक्टर साहब ने बताए डाइट फॉलो की, एक्सरसाइज किया, टाइम से मेडिसिन लिया और हमारे जो स्पर्मिया यानी नील स्पर्म अभी नॉर्मल हो गया है। तो आप लोग भी जिसको मंगाना है वो मंगा सकता है। बहुत अच्छी दवा दे रहे हैं, अच्छी मेडिसिन भेज रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सभी टीम के, हमारे डॉक्टर हिमांशु के सभी टीम को, सभी सदस्य को हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। सो आपने जाना होगा, पहचाना होगा, बेसिकली पेशेंट को बहुत अलग अलग चीज़ें से था, मतलब उसको बहुत सारी मल्टीपल इश्यूज़ थी। तो मल्टीपल इश्यूज़ में कभी कभार क्या होता है कि हम डाइजेशन या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को भी एक तरीके से काउंटर समझते हैं अपना, क्योंकि बेसिकली क्या एट द एज ऑफ 40 हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी। तो उस एज पे हम देखते हैं कि पेशेंट को कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे एजिंग फैक्टर सबसे प्लस होता है, एजिंग की वजह से भी हम ये चीज़ें काउंटर कर सकते हैं। दूसरा, हमको डाइजेशन इश्यूज़ थे उस पेशेंट को, तो हम काउंटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ और मल्टीपल चीज़ें होती हैं जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की फंक्शनिंग वैसे बराबर नहीं हो पा रही है, न्यूट्रिशन ढंग से नहीं पहुँच पा रहे, जिसकी वजह से हम नील स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो हमने बस छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया। उनकी जो डाइजेशन को या गट को हेल्दी बनाने के लिए हमने कुछ ऐसी अपने हर्बल मेडिकेशन से उसको ट्रीट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से हम न्यूट्रिशन पेशेंट के टेस्टिकल्स तक पहुंचा सके और उससे डिराइव होने वाला, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस मैं बोलूँ, उसमें से न्यूट्रिशन कैप्चर करके वो आपको स्पर्म एज ए प्रोडक्शन करके दे पाए। तो यही पूरी की पूरी फिलॉसफी है इस पेशेंट को रिकवर करने की। अब रही बात यहाँ पर बड़ी कि पेशेंट जहाँ पर ये सेकेंडरी या प्राइमरी, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों ही एज़ोस्पर्मिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पेशेंट को फ्रॉम वेरी फर्स्ट रिपोर्ट नील स्पर्म काउंट आई है और उसके बाद दिक्कतें स्टार्ट हुई हैं, तो उसको अपने गट के ऊपर देखना चाहिए, क्या गट हमारा हेल्दी है या नहीं। अगर गट आपका थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, या गट में आंव आ रही है, या फिर लेटरिंग में आंव आ रही है, और जो लेटरिंग है उसमें आप कभी कभार रंग में दिक्कत देख रहे हो, जैसे कभी काली लेटरिंग आ रही है, या फिर कभी लेटरिंग जो है वो आपकी जो है बिल्कुल डायरिया की तरह आ रही है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, और उसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है हर बारी खाना खाने के बाद जाना पड़ रहा है कुछ, अगर ऐसा कुछ आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हो तो समझ लेना कोई ना कोई डिसऑर्डर होने वाला है जो स्पर्मेटोजेनेसिस से जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि उसी में हम देखते हैं कभी कभार हम न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाते हैं। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में पहले भी बोलता रहा हूं कि आयुर्वेद में आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, जो आपके शुक्राणु बनाने वाली जो प्रक्रिया है, वो 7वें पायदान पे आती है और वो आखिरी पायदान होता है, क्योंकि बॉडी में अलग अलग जगह न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो 7th स्टेज पे है, और जब वो 7th स्टेज पे है तो जब 7वें तक पहुंचना पड़ेगा तो वो अपने न्यूट्रिशन कम से कम जा पाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज आते हैं। सो इसीलिए अपने गट के ऊपर काम कर लो और दिक्कत को सॉल्व कर लो। रही बात सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया में, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही देखते हैं कि उनकी गट जो है वो ख़राब हो जाता है।
सेकेंडरी एजोस्पर्मिया माने कि मतलब मान के चलो पहले आपको बच्चा हुआ है बट आप सेकंड के लिए ट्राई कर रहे हो, जब आपने सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया तो नील स्पर्म काउंट आया। तो यहाँ पर भी यही दिक्कत महसूस होती है कि उसने अपने शरीर को ही ढंग से नहीं समझा, जिसकी वजह से शरीर उनको जवाब में आपको नील स्पर्म काउंट दे रहा है कि पहला जो बच्चा हुआ उसके बाद दूसरा के लिए शुक्राणु ख़त्म हो गए या शुक्राणु है ही नहीं। तो उन केसेस में मैं बता रहा हूँ कि अपने गट के ऊपर काम करो, क्योंकि अगर आपका गट सही है, स्टेबल है, अगर आप शराब वराब नहीं पी रहे हो, आप सिगरेट वगैरह नहीं पी रहे हो, मदिरा का सेवन नहीं ज़्यादा कर रहे हो, उसके बाद भी आपको ये दिक्कत देखने को मिल रही है, तो आपकी गट का इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते ही नहीं, समझते ही नहीं अपने गट के बारे में, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। सो इसीलिए अपने शरीर को जानो और समझो, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एजोस्पर्मिया घबराने की चीज़ नहीं है, उसका इलाज संभव है। मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, अपने आसपास के डॉक्टर से इस बारे में बात करो, अपनी तकलीफ़ों के बारे में भी बात करो, जिसकी वजह से वो ठीक हो सके। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।